गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों का वेलकम। और आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनके साथ बात करने में मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है और आप लोग को भी इनको सुनने में काफ़ी अच्छा लगेगा। हम लोग इनके बारे में सीखेंगे और कैसे इंस्टाग्राम पे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि प्रयागराज का फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल पेज जो है वो हमारे सामने है। मिस्टर सिद्धार्थ भैया हमारे साथ हैं। भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू हाँ, वेलकम। कि इतने अच्छे फील्ड में मतलब एक मौका मिला मुझे आपसे बात करने का। और कई सारी मैंने वीडियोस देखी आपकी, हाँ, बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रही थी मुझे। हाँ, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग भी लगा जो भी आपकी 2-4 वीडियोस मैंने देखी। अभी शायद कुछ दिन पहले ही स्टार्ट किया शायद आपने अभी। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा जो आप कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आप शायद प्रयागराज में आ रहे हो। हाँ। तो अभी प्रयागराज में मेरे हिसाब से कोई ऐसा पॉडकास्ट वाला चैनल नहीं है, और मैं भी ये पहली बार फेस कर रहा हूँ ऐसी चीज़ कुछ। ओके, तो फर्स्ट पॉडकास्ट आपका भी है? हाँ, फर्स्ट पॉडकास्ट है और बहुत ही अच्छी चीज़, बहुत ही यूनिक है। तो होप करता हूँ कि बहुत अच्छा करेंगे हम भी और आप भी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। और बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया और बचपन से कैसे था आपका लाइफ और पूरी स्टोरी। सबसे जी। पहले आप बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ पटेल है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बचपन से ही कुछ मुझे इंस्पायरिंग करना था, कुछ अलग करना था। लाइक सब डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब करनी है, बट स्टार्टिंग से मुझे कुछ अलग करना था, कुछ डिफरेंट। मैं हमेशा ढूंढता रहता था कि कुछ अलग करते हैं। तो होता क्या है कि घर वाले पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली प्रेशर करती है, बेटा पढ़ो, जॉब करो, ये सब चीज़ें सिखाया जाता है हमें। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली में आपको सबसे पहले यही बताया जाएगा हाँ, कि बेटा आप पढ़िए, पढ़ के जॉब को। जॉब करिए, और जॉब अच्छी मिल गई तो शादी, फिर उसके बाद लाइफ वही है। बट मेरे हिसाब से मैं बचपन सोचता था कि कुछ ऐसा करें कि लोग देखें, उसको इंस्पायर हो कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो बेसिकली मैंने स्टार्ट किया फुटबॉल। मैंने पहली बार फुटबॉल क्लास 4th में स्टार्ट किया था खेल। ओके। तो फिर वहाँ से मैंने स्टार्ट किया नॉर्मल, बहुत ज़्यादा जुनून नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने रोनाल्डो जैसे प्लेयर को देखा हाँ, ना, उसकी वीडियोस देखी, तो लगा कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, इतने ज़्यादा चाहने वाले लोग। हाँ, तो मेरे अंदर से आया कि क्यों ना ऐसा कुछ करूं। इंडिया में जैसे बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं फुटबॉल का, तो मैंने सोचा यार क्यों ना कुछ ऐसा कर दूं मैं फुटबॉल में। मेरा था कि फीफा वर्ल्ड कप जीत देता हूँ इंडिया के लिए, जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल था। लेकिन मैंने सोचा, एक ड्रीम किया मैंने कि यार फीफा वर्ल्ड कप जीत जाएंगे तो इंडिया में नाम, नहीं इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। और आप फीफा वर्ल्ड कप की वैल्यू जानते हो बहुत बढ़िया। कि कितनी बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, और फुटबॉल की वैल्यू, अगर आप यहाँ इंडिया से निकलो, आप फॉरेन कंट्रीज में जाओ, वापस आता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यार कितनी बड़ी चीज़ है फुटबॉल। यूजली हमारे मतलब इंडिया में क्रिकेट लोग ज़्यादा तो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। तो मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। तो जब मैंने वीडियोस देखी रोनाल्डो, मेसी जैसे लोगों की, तो मुझे इंस्पिरेशन मिली, मतलब कि यार करना चाहिए। तो मैंने लगातार स्टार्ट किया। मैं BHS में पढ़ता था। फिर क्लास 8th में मैंने वहाँ से स्कूल ड्रॉप करके एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लिया अपना, बिकॉज मुझे फ़ुटबॉल खेलना था। तो वहाँ पे स्कूल्स में हुआ कि पहले स्टार्टिंग मैंने बोला ठीक है आप कंटिन्यू कर सकते हो। अकेडमीज, एक्चुअली मुझे अकेडमी ज्वाइन करनी थी जो कि दिल्ली में थी। तो मैंने सर वहाँ पे अकेडमी ज्वाइन कर लूँगा और ये भी कर लूँगा। तो उन लोगों ने पहले स्टार्ट में कहा, फिर बाद में कहा कि नहीं पॉसिबल नहीं, आपको रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेंगी। तो अभी GIC का नाम आपने शायद सुना होगा, गवर्नमेंट स्कूल है हमारे प्रयागराज की। हाँ, तो क्लास 9th मैंने पढ़ के क्लास 10th से मैंने ट्रांसफ़र ले लिया। ओके। ठीक है। और एज अ फुटबॉलर, मतलब वहाँ पे फुटबॉल तो बिल्कुल नहीं था। गवर्नमेंट स्कूल में मेरे हिसाब से पढ़ाई ठीक से हो जाए बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, हाँ, ना, यूनिवर्सिटी है। स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स तो बिल्कुल देखता ही नहीं कोई। स्पोर्ट्स मतलब ज़ीरो था वहाँ पे। ओके, जो गवर्नमेंट आपने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल जी। का क्या हाल है, उस पे भी हम लोग एक काफ़ी अच्छा वाला पॉडकास्ट लाने वाले हैं एक गवर्नमेंट टीचर के साथ। तो अगर आपको वो भी देखना है तो स्टे ट्यून है, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हाँ, तो आप कंटिन्यू करिए। तो वही चीज़ है। तो मैं गया वहाँ फर्स्ट डे, तो मुझे, मैं जिस एम से गया था वहाँ मुझे दिखा नहीं कुछ। तो उस टाइम स्टेट लेवल नहीं, सॉरी, डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल चैम्पियनशिप होने वाली थी प्रयागराज में, जहाँ पे प्रयागराज की बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स, लाइक क्रिश्चियन स्कूल जितनी भी हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी स्कूल्स है, सब पार्टिसिपेट करने वाली थी। ओके, कब का टाइम था? हाँ, अराउंड गर्मी का टाइम था शायद, समर्स थे और समर वेकेशंस नहीं स्टार्ट होने वाले थे, समर वेकेशन। तो उस टाइम हुआ क्या कि मैं तो स्कूल में ऐसे ही चला गया जहाँ पे फुटबॉल तो ज़ीरो था। तो मैं क्या करता भाई, मैं देखा, मैंने कहा यार पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो मैं स्पोर्ट्स टीचर के पास गया, मैंने कहा सर स्पोर्ट्स है, कुछ हो पाएगा फुटबॉल का?
तो उन्होंने कहा बेटा फुटबॉल शाम को खेलते हैं 4-5 लड़के, आ जाओ तुम भी खेला करो। हमने कहा 4-5 लड़के? हमने कहा कितने की टीम होती है, आप 4-5 लड़के सिर्फ खिलाओगे? तो फिर शाम में आया मैं, तो मैं देखा 4-5 लड़के खेल रहे थे, इवनिंग टाइम था। GIC में मेरी छुट्टी हो गई थी, मैं फर्स्ट मतलब अराउंड 12:30 छुट्टी हुई गई थी। तो मैं गया, फिर वहाँ पे मैंने देखा 4-5 लड़के से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो मैं अपनी फ़ुटबॉल लेके गया था, मैंने किट किया और मैं अपना फ्री स्टाइल करना स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। मैं अपना अकेले फ्री स्टाइल किया मैंने। तो जो लड़के थे वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा उनको अट्रैक्टिव फील हुआ कि बंदा कुछ तो यूनिक कर रहा है। तो वो मेरे पास आए, क्या भैया हमें सिखा दीजिए। तो मैं कई सारी मेरी वीडियोज़ हैं जहाँ मैं हेड बैलेंसिंग कर लेता हूँ, हेड बैलेंस करता हूँ, ओके। बहुत सारी चीज़ें फ्री स्टाइल्स लाइक करता हूँ, थोड़ा बहुत फ्री स्टाइल था। तो वो लोग बहुत अट्रैक्ट हुए मेरे को लेके। तो मैं ये बिल्कुल देखना चाहता हूँ आपका हाँ। शूट के बाद बिल्कुल इफ पॉसिबल बिल्कुल मैं बिल्कुल। देखना चाहूँगा। तो वो लोग बहुत अट्रैक्ट फील किए, अरे यार कुछ तो यूनिक है बंदे में। तो वो लोग मेरे पास आए, तो वो 4-5 बंदे मुझे मिल गए मुझसे सीखने के लिए। ओके। मुझे कुछ अलग सा फील हुआ कि यार अच्छा मैं सिखा भी तो सकता हूँ, कि मेरे अंदर टैलेंट है। तो मैं नेक्स्ट डे मैंने स्पोर्ट्स टीचर से बोला, मैं कहा सर एक टीम बनाते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल होने वाला है। तो सर ने कहा मैं अनाउंस कर दूंगा। तो 3 दिन से वो यही सेम चीज़ कह रहे थे कि यार आज अनाउंस कर दूंगा, कल कर दूंगा, नहीं हो रहा था। तो जैसे ही स्कूल ओवर हुआ, उसकी 8th पीरियड था, तो मैं गया, हर क्लासेस में गया, जितनी क्लासेस थी। मैंने कहा भाई किसी को फुटबॉल खेलना हो तो सुबह के 4 बजे, सुबह के 4 बजे, मतलब सुबह मॉर्निंग में इतना लौटता भी नहीं है, तो सुबह के 4 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाना। और मैं बताऊं, अच्छा आप गेस करो कितने लोग आए होंगे? बहुत कम आए होंगे। बहुत कम आए होंगे। कितने कम आए होंगे आप गेस कर लो? एक भी नहीं आया होगा। हाँ, एक भी नहीं आया होगा ना। लेकिन क्या नहीं, बताओ, नहीं यही तो ट्विस्ट है। मैं मॉर्निंग में गया, मैं 5 बजे गया, 200 से ज़्यादा लड़के हैं, अरे बाप रे। ग्राउंड फुल। मैं कहा क्या है यहाँ, कुछ और हो रहा है क्या, लग रहा है? हाँ। मैं गया, मैं कहा यार फुटबॉल के लिए हमने बुलाया था। कहाँ सर, सब लोग आए हैं। कुछ लड़कों से पूछा, सर 3:30 बजे मैं आ गया था, दीवार टांग ऊपर ऐसे दीवार के आ गया। सर गेट के बगल से कूद के आ गया था, मैं 4 बजे आ गया था। तो वो जब मैंने 200 लोग देखे तो मेरे अंदर एक अलग सा फील आया। वो होता ना कि एक अलग सा पंच लगा, हाँ यार 200 लड़के आ गए हैं, किया। हिट किया। तो वो 200 लड़कों के मैंने लाइनअप कराया फटाफट से, और वहीं से एक तरह से मेरी फुटबॉल जर्नी जो थी एज अ कोच स्टार्ट हुई थी। ओके। और मैं फुटबॉल खेल भी रहा था, बट एज अ कोच वो स्टार्ट हो गया। और मैं अपने मतलब कंटिन्यू करना चाहता सिंगल प्लेयर भी, बट एज अ कोच वहाँ से स्टार्टअप हुआ मेरा। तो बता दूँ कि सारा स्ट्रगल चला, 1 महीने के अंदर मैं उन सारे प्लेयर्स को इतना ज़्यादा ट्रेन किया मैंने कि वो एक एवरेज प्लेयर बन गए थे। तो जो मैच था वो झूसी में था, महीन प्रताप सिंह स्कूल करके एक है, ओके। और एक क्लब है, उसने ऑर्गेनाइज कराया था। तो वहाँ पे सारी स्कूल्स थी। अब एक बहुत बड़ा कंपटीशन, जहाँ पे इतनी सारी क्रिश्चियन स्कूल्स जो इतने दिन से प्रैक्टिस कर रही हैं, भाई बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रही हैं, जो 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, जो 1 महीने में प्रैक्टिस कर रहा है, डिफरेंस है। भाई मान लो मैं हूँ एक बहुत बड़ा क्रिएटर है जो 3-4 साल से इस फील्ड में लगा हुआ है, और एक मैं हूँ मान लो 10-12 महीने से लगा हूँ, तो कुछ तो फ़र्क होगा ही ना। अब हमारे में सब वही एवरेज प्लेयर्स थे, कोई पैर इधर मार रहा है, कोई पैर उधर मार रहा है। तो फिर उसके बाद अब खेलने वाले सिर्फ 3 प्लेयर्स थे, एक मैं था, एक लड़का और था, और एक गोलकीपर। सिर्फ 3 प्लेयर खेलने वाले हैं। और मैं बता दूं, आप कैस करो कि उस टूर्नामेंट में हमारी कौन सी पोजीशन हुई होगी। सारी बहुत बड़ी बड़ी स्कूल्स थी, बहुत बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, तो कैस करो कौन सी पोजीशन आई होगी हमारी उसमें। मेरे पेपर डालिए, आप बताइए ना। अब वहाँ पे बताओ, 3rd पोजीशन हमारी आई। ओके। पूरी की पूरी 8-10 कॉलेजेस थे जिनके इतने अच्छे प्लेयर्स थे कि अगर वो एक पुश करते तो हम लोग नीचे जाके गिर रहे थे। तो बता दो, वो पूरी टीम जो है मुझे आज भी याद है, सब तो डिफरेंट जगह चले गए, तो आज भी याद है कि वो कितना बड़ा काम कर दिया था। अब पहली बार GIC की हिस्ट्री में नाम आया था कि फुटबॉल टीम ने जीता, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 3rd पोजीशन जीता। उस टाइम पे पूरे स्कूल में मेरा एक जैसे ब्रांड हो गया, मतलब नाम बन गया। ये चीज आपने हाँ। कर दी। तो उस तरह होता है ना कि कुछ भी स्कूल में डिफरेंट कर दो तो एक ब्रांड हो जाता है ना, नेम हो जाता है कि हाँ। अरे सिद्धार्थ को देखो क्या कर रहा है, अरे उसको देखो क्या। तो उस टाइप पे सारी टीचर्स जो हैं, प्रिंसिपल तक, सब मुझे सपोर्ट करने लगे। अच्छा, तो मैं फिर बाहर गया, कई सारे टूर्नामेंट्स मैंने खेले, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल तक खेले। फिर उसके बाद हुआ क्या, इंजरी हो गई है। ओके, फैमिली सपोर्ट फुटबॉल मतलब स्पोर्ट्स में था नहीं। घर वालों का कहना था कि भाई पढ़ो, पढ़ के कुछ अच्छा करो,
इवन घर वाले कहते क्रिकेट खेलते अगर तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अच्छा। क्रिकेट में क्रेज है, क्योंकि इंडियन वही में ज़्यादा क्रेज़ है क्रिकेट का। एक्चुअली लोग उसमें बिलीव करते हैं जो देखते हैं। तो उन्हें क्रिकेट हमेशा से दिखा, लाइक बचपन से यही दिखा ना। अभी मान लो मैं हूँ या आप हो, कुछ आपने ऐसा देखा तो आप उस पर बिलीव करोगे ना कि यार ये चीज़ मैंने देखा, ये एग्जैक्टली राइट है। और कोई चीज़ आप देखोगे नहीं यार कैसे विश्वास करने को होगा, नहीं देखा तो कैसे विश्वास करें। तो पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था, उस समय इंजरी हो गई। मैं हरियाणा में नेशनल्स खेलने गया था, तो वहाँ पे टीम 2-0 से हार रही थी। मैं वहाँ फाइनल राउंड चल रहा था, मैंने वहाँ हराया था 4-0 से। और उसी में एग्रेसिव हो गए कुछ प्लेयर्स ने दूसरी टीम के, और उन्होंने इंजरी की थी। मुझे आज भी लिगामेंट टीयर है पैर में, मेरे राइट लेग में ओके। लिगामेंट टीयर हो गई थी। फिर तभी से मुझे थोड़ा ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि ऑपरेशंस भी कराने के लिए बोला गया, बहुत सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं फैमिली ने मना किया कि सर्जरी सब चीज़ें मत कराओ। तो वहाँ से एक तरह से एक बहुत बड़ा सपना जो मैंने क्लास 4th में देखा था, और क्लास 10th 11th में आके, नहीं 12th में आके जो टूट गया। डिसकंटिन्यू करना पड़ा। हाँ, क्योंकि मुझे जो इंजरी हुई उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया, और बहुत एक जगह तो टाइम ऐसा था डिप्रेशन वाला, डिप्रेस्ड हो गया। मैं सोचने लगा कि अब क्या होगा, क्या करूँगा, क्योंकि एक मेरा एम था, मैंने एक गोल बना लिया था कि मुझे फुटबॉल की दुनिया फील्ड में जाना है, एक हिस्ट्री बनाना है, इंडिया को फीफा जिताना है। हाँ। सबसे बड़ी चीज़ तो यही थी, सबसे बड़ी चीज़ यही थी। तो उस टाइम मैंने सोचा यार अब तो कुछ ऐसे सब ऐसा लगा रास्ते सारे बंद हो गए। मैं रूम में पड़ा रहता था, सोचता था यार क्या करूँ। बहुत सोचा, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देख ली मैंने, संदीप महेश्वरी जी की बहुत सारी वीडियोस देख ली कि कुछ तो करो। फिर धीरे 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 फिर मैं बाहर निकला। तो 2-4 महीने मेरे बचपन से पढ़ाई में मन तो नहीं लगता था, लेकिन एवरेज पढ़ने में बहुत अच्छा था मैं। सारे मतलब अराउंड 70-80% डन था, मतलब इतना तो आना ही आना है। तो क्या किया मैं सोचा यार क्यों ना पढ़ाई करके डॉक्टर बनता हूँ। मेरे बड़े पापा के लड़के डॉक्टर हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं भी डॉक्टर ही बन जाता हूँ, खूब पैसा छापूंगा। तो ये चीज़ सोचा, मैंने कहा मैं भी हॉस्पिटल बनाऊंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। 1 हफ्ते 2 हफ्ते मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर लगा कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं। तो फिर उसके बाद इंजरी के बाद मैं बताऊँ, फिर मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया इंजरी में। ओके। फिर मैं गया दिल्ली, बहुत सारी जगह गया। मैंने अपनी इंजरी में ही कम से कम 10 मैचेस खेले, जिसमें से मैं 7 मैचेस जीता। अरे वाह। उस टाइम काफ़ी 2-3 ट्रॉफीज़ भी मैंने जीता इंजरी में ही। तो वो फिर जो इंजरी थी और ज़्यादा बढ़ गई, मैं उसको कैजुअली मैंने ले लिया कि यार चलो ठीक हो जाएगी। तो फिर उसके बाद अब क्या होता है, जैसे नॉर्मल चलने में, राइड करने में कोई दिक्कत नहीं, मतलब जब बहुत तेज़ी से हम दौड़ते तो वो फिर वहाँ पे पेन आता है। फिर वहाँ पे पता चलता है कि बिकॉज वो जॉइंट होता है, एक लिगामेंट टीयर जो जॉइंट है, तो जब आप इसको बहुत तेज़ फास्ट चलेगा वो, तो वो आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिर इस तरह हमारी जो फुटबॉल वाली जर्नी थी वो मुझे बीच में ही बंद करनी पड़ गई है। पढ़ाई में थोड़ा बहुत अब लग गए थे, क्लास 12th था तो उस टाइम क्लास 12th मोदी जी के टाइम कोरोना वाला जो नहीं था तो उसी में फिर क्या हुआ कि उसी में पास हो गए थे ओके। ना, मतलब वही थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल वगैरह हुए थे, तो उस टाइम पास हो गए। तो यार लगा किस्मत बहुत मस्त है ये चलो भाई पास हो गए। फिर उसके बाद अब ग्रेजुएशन की बारी आई, तो पापा ने कहा ग्रेजुएशन कर लो। तो मुझे तो एक्चुअली मैंने बताया स्टार्टिंग से मुझे कुछ अलग सा करना था, कुछ ऐसा करना था कि 10 लोग मुझसे इंस्पायर हों। तो मैं पापा से मैंने कहा पापा रेगुलर स्कूल तो नहीं करूँगा। तो पापा ने कहा ठीक है यार, एक्चुअली भाई ग्रेजुएशन तो करना ही है भाई, तुम्हें बिना ग्रेजुएशन के एक तरह से आज के टाइम पे आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। आप अगर आप वैसे गवर्नमेंट ले लो या प्राइवेट सेक्टर्स में ले लो, आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोई भी कहेगा भाई मिनिमम आपको कम से कम तो कहेगा कि ग्रेजुएशन की हो कि नहीं, 12th पास हो, ग्रेजुएशन की हो, इतना पूछेगा आपसे। आप कह दिए नहीं भैया, तो वो कहेगा ठीक है तो पढ़े लिखे हो ही नहीं तुम, डायरेक्टली ये बोल देगा भाई पढ़े लिखे नहीं हो। फिर ठीक है, फिर उसके बाद डिप्रेशन वाला माहौल था, चल रहा था धीरे धीरे। तो हमारे एक रिलेटिव है, संदीप नाम है, तो उनका पेज है अपना प्रयागराज ऑफिशियल करके, तो वो काफ़ी एक्टिव रहते थे उस टाइम, वीडियोस वगैरह खूब बनाते थे। हाँ। तो एक दिन मेरे घर पे आए वो, उनसे बातचीत होने लगी, वो वीडियोस अपने दिखा रहे थे, भाई ये देखो मेरा इंस्टाग्राम पेज है, 5-6 हज़ार फॉलोअर थे उनके। मैं वीडियोस देखा यार, अरे यार बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं आप तो ना, मस्त वीडियो बनाते हैं आप। मैं कहा मैं भी यूट्यूब पे बनाता हूँ। 2018 में मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था, बट फुटबॉल में इतना ज़्यादा मैं बिजी था
कि मैं कभी रेगुलर यूट्यूब पे नहीं हो पाया। बट मैं बता दूँ सारे सब्सक्राइबर्स को, आपके बता दे रहा हाँ हाँ कि अब मैं रेगुलर व्लॉग्स भी ले आने वाला हूँ। हाँ। हालांकि मैं कर रहा हूँ, हाँ कर रहे हैं 2 दिन 3 दिन हो जा रहा है, बट ट्राई करेंगे कि इसको रेगुलर करें तो बस ज़्यादा चैनल अच्छा की होगा। लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल आप लोग जो डेली व्लॉग्स अगर आप पसंद करते हो तो भैया का जरूर चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और काफी सारे लोगों को जो है प्रयागराज में भी पता नहीं होगा आपकी फुटबॉल वाली जर्नी के बारे में। ठीक है, वो बिल्कुल एक्सक्लूसिवली जनसी कास्ट में पता चल रहा है। बिल्कुल नहीं पता होगा। और ये मैंने किसी से नहीं बताया, ये सारा शायद फर्स्ट बार मैं एक पॉडकास्ट में फर्स्ट बार आ रहा हूँ मैं, तो शायद ये पहली बार ही आपको ही बता रहा हूँ। हाँ एक मतलब राज था जो यहाँ खुल गया है। हाँ। तो ऐसे राजों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। अगर बड़े बड़े क्रिएटर्स जो भी आपके चैनल पे आ रहे हैं, उन्हें राज उनके जानने हैं तो भाई बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो। राज के लिए तो सब्सक्राइब कर ही लो यार। और कहीं नहीं पता चलेगा, सिर्फ यहीं पे पता चलने वाला है। तो फिर उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा यार सिद्धार्थ, यूट्यूब वीडियोस उन्होंने मेरी देखी, तो उसमें मैं कुछ पार्ट जैसे सिनेमैटिक्स भी डाल देता था। तो उन्होंने देखा कि यार सिनेमैटिक्स तो तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। तो उस टाइम मेरे पास iPhone 6 था, जिसका कैमरा जो है थोड़ा सा डल टाइप का हो गया था। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, कहा यार करो तुम भी इंस्टाग्राम पे पेज बनाओ एक। तो मैंने कहा यार क्या होगा पेज वेज, क्या ही होता है इससे ना। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा यार देख लो एक बार, कोशिश करो। फिर धीरे धीरे टाइम बीता और iPhone 6 था मेरे पास। तो फिर मैंने अपग्रेड करने को सोचा, तो मैंने iPhone 11 लिया, जो कि अभी मेरे पास आज भी है। पिछले साल ही मैंने लिया था। अराउंड मैंने अप्रैल मार्च में लिया था। तो धीरे धीरे टाइम बीता, मैंने फ़ोन के साथ फिर व्लॉग्स करना स्टार्ट किया। व्लॉग्स पे ही मतलब ज़्यादा फोकस था। फिर सितंबर का टाइम था, सितंबर अक्टूबर का था ऐसे टाइम। तो मैं ऐसे बैठा था, मैं अपना इंस्टाग्राम खोल के देख रहा था। देखा 2016 का इंस्टाग्राम मैंने ज्वाइन किया है, मेरे फॉलोअर्स 15 से 2000 सिर्फ हैं। मैंने क्या ही किया है। तो मैंने सोचा अच्छा क्या ही नाम रखूं, कुछ ऐसा रखता हूँ प्रयागराज का मैं भी वीडियोस बनाऊंगा। बहुत सोचा मैंने कहा यार सबके बहुत सारे पेजेस देखे, कोई ऑफिशियल करके है, कोई वाइब्स डाल दिया है, कोई टूरिज्म है, किसी का सब अपना अलग अलग डाले थे। तो मैंने सोचा यार मैं ऐसा क्या करूं कि यूनिक लगना चाहिए। मैंने सोचा मैं कहीं बाहर जाता हूँ, तो कोई मुझसे पूछता भाई आप कहाँ से हो, मैं तो बोलता हूँ फ्रॉम प्रयागराज। कोई भी अभी आपसे बाहर जाओगे, आपसे पूछेगा भाई कहाँ से आ रहे हो, तो आप बोलोगे, अगर आप इंग्लिश में बोलते हो तो आप बोलोगे फ्रॉम प्रयागराज। हिंदी में बोलोगे तो कहोगे मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ या प्रयागराज से हूँ। तो वो मेरे दिमाग में आया फ्रॉम प्रयागराज लिखते हैं। तो वो मैंने यूज़र नेम जो है अपने प्राइवेट जो मेरा पेज था उसको यूज़र नेम था अपग्रेड कर दिया फ्रॉम प्रयागराज। अब ठीक है फ्रॉम प्रयागराज तो कर दिया भाई, अब वीडियोस भी तो डालना था। तो अब उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं थी। तो बहुत ज़्यादा ये एक सोचने वाली बात थी कि यार कैसे बनाएंगे वीडियोस। फ़ोन तो था ठीक था, सपोर्ट नहीं था किसी का। एक मान लो वो रिलेटिव थे अंदीप भाई, तो मैंने उनसे कहा चलिए साथ में बनाते हैं। तो फिर उन्होंने साथ दिया एक तरह से, उनके साथ में जाने लगा, स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत स्टार्ट किया। तो देखा 1-2 वीडियो मेरी वायरल हो गई, 20-30 हज़ार चली गई। मैं कहा यार गजब ये तो हो गया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार। फिर उसके बाद 3-4 दिन में 1000, 200, 400 व्यू आने लगे। मैं कहा यार ये क्या है। मैंने कहा यार एक बार तो मैं वायरल हुआ और फिर एक बार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वो स्टैटिस्टिक्स अप डाउन होता रहता है। तो फिर मुझे लगा यार नहीं सही है ये तो मैं वायरल नहीं हो पाऊंगा, 200 व्यू आएगा। फिर मैं बना रहा था, सोचा यार 200 व्यू में क्या ही होगा। तो मैं रात को ऐसे अपने रूम में बैठा था, मैं वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। मैंने सोचा अगर ये 200 लोग मेरे घर के बाहर आ जाएं, सिद्धार्थ सिद्धार्थ चिल्लाने लगे, तो कितना ज़्यादा क्राउड होगा ये 200। मैंने सोचा 200 लोग तो देख रहे हैं, इन 200 लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा मैं। और वहीं से मेरी इंस्टाग्राम जर्नी सितंबर से स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद अब माघ मेला भी हमारे यहाँ हर साल माघ मेला लगता है। माघ मेला एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर क्रिएटर के लिए। मुझे ये बात नहीं पता थी कि यार इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो मैं पहुंचा सीधा शास्त्री ब्रिज पे। वहाँ से मैंने देखा यार अलग ही नज़ारे हैं। हाँ ना बहुत बढ़िया लग रहा था देख के। बहुत सारे जब टेंट्स हो जाते हैं ना, टेंट का सेटअप हो जाता है, दिन में इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बट रात को जाओगे जब वहाँ पे खड़े होगे ना तो ऐसा लगेगा कि यार जन्नत में आ गए हो। तो वहाँ पे मैंने सोचा यार इसकी वीडियो बनाते हैं। और ऑलरेडी कई सारे 2-3 पेजेस पे वीडियो बन चुकी थी। मैंने देखा, मैं उन्हीं लोग को देख के मैं गया था वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया, मैं सोचा आप कैसे बनाऊँ, पैदल गया था। तो मैंने कुछ सिनेमैटिक्स ले ली थी
खड़े होके। अब मुझे चाहिए थी एक रनिंग क्लिप। ओके, जो ऐसे कैमरा मूव होता है वो है। हाँ हाँ। तो अब वो पॉसिबल होता कैसे, मेरे पास बाइक नहीं थी भाई, साइकिल तक नहीं थी, तो बाइक कहाँ से, तो मैं उस टाइम मैं पैदल था। तो मैंने सोचा क्या किया जाए। मैंने देखा एक ई रिक्शा आ रहा था, मैंने उसको रोका। मैंने कहा भैया, मैंने उसको नहीं बताया भैया वीडियो बनानी है, मैंने उसको कहा कि भैया वो पुल के उस पार उतरना है। ठीक है, तो पीछे काफ़ी जगह थी, तब भी मैं उसके बगल में बैठा, क्योंकि मुझे तो नहीं बनानी थी। तो कहा, उसने कहा भैया पीछे बैठ जाइए, खाली है आराम से। क्योंकि नहीं नहीं ठीक है, आपसे बात करते हुए चलेंगे। तो फिर मैंने वो रील बनाई, ई रिक्शा से बनाई उस रील को। मैंने पोस्ट किया शाम में, काफ़ी प्यारा एक गाना था उस समय, ट्रेंडिंग चल रहा था। मैंने उस गाने पे उसको वीडियो को पोस्ट किया। जब मैं सुबह सो के उठा, मैंने वीडियो देखी, वायरल थी, 10,000 20,000 प्लस व्यूज़ थे। ओके, फिर वो जो व्यूज़ थे धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे थे हर डे पे, मतलब 10,000 20,000 30,000 40,000। एक हफ्ते में वही वीडियो 4-5 लाख चली गई। अरे वाह। ठीक है, तो मैंने सोचा यार गजब हो गया ये कैसे हो गया। तो मेरे दिमाग में बड़ा मैं खुश हुआ, सबको दिखाया, अरे ये देखो भाई मैं वायरल हो गया हूँ। तो मैंने सोचा यार माघ मेले में ही वीडियो बनाते हैं, हो सकता है हम भी वायरल हो जाएं। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं निकलता था 7 बजे 6 बजे, ऐसे भी मतलब हो जाता था सुबह, बिना मतलब कुछ खाता पीता नहीं था, ऐसे निकल जाता है। बिकॉज कहीं भी घर में सब नॉर्मल उठते ही हैं 6-7 बजे, फिर खाना बनता है, फिर टाइम 10 बज जाता है। तो मुझे तो भाई कंटेंट क्रिएट करना था। तो मैं सुबह सुबह निकल जाता था। अब माघ मेले में जाना, वहाँ पे एरिया में जब जाओगे संगम साइड में, वहाँ पे क्या दिखाओगे, आपको कंटेंट ढूंढना पड़ेगा। अब मैं कंटेंट ढूंढता था भाई, पूरा माघ मेला अगर आप घूमोगे पैदल 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जा सकते हैं, और अगर आप वीडियो बना रहे हो 4-5 घंटे जाएंगे, क्योंकि कुछ ढूंढना था यूनिक। ऐसे थोड़ा ना कि ऐसे जा रहे हो भैया ये बना के डाल दिया ना। तो मैं अब स्टार्ट किया, सिंगल सिंगल क्लिप करता था, कहीं वहाँ कुछ अट्रैक्टिव लगा उसको शूट कर लेता था, हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है उसको शूट कर लिया, बर्ड्स है, ऐसे मतलब अच्छे अच्छे जो सिनेमैटिक शॉट्स थे वो मैंने शूट किया। और मैं डेली वीडियोस संगम की टाइम, मतलब संगम की माघ मेले के टाइम मैंने डेली पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे सभी वीडियोस में 2,000 4,000 5,000, और उस टाइम में मतलब मेरे फॉलोअर्स तो 2-3 हज़ार थे, 5-6 हज़ार वीडियो जा रही थी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना कि भाई 5,000 है, मैं वायरल हो गया हूँ। मैं तो किसी से भी जा रहा था कि भाई ये देखो मैं वायरल हूँ, देख ही नहीं रहे तुम लोग मुझे। क्योंकि भाई अब कम फॉलोअर्स थे, इतना कौन मुझे जान रहा है। तो कोई भी अब दोस्त यार मिले, दे यार मेरे पेज को नहीं फॉलो किए, देखो इतने व्यूज़ आते हैं। तो उस टाइम था कि वायरल होना स्टार्ट हो गए थे। टाइम फिर धीरे धीरे बीता, जनवरी, फिर जनवरी लास्ट में माघ मेला जो है वो उजड़ने लगता है। तो मैंने सोचा उस टाइम कि यार सबने बनाया वीडियो माघ मेला लगते हुए, माघ मेले की, क्यों ना कुछ ऐसा अलग कर दिया जाए कि मतलब वो भी दिखाओ कि यार एक टाइम ऐसे था कि कितना बहुत सुंदर लग रहा था, और एक टाइम अब है कि लिया ही बदल गया पूरा। तो मैंने देखा, तो मैंने दोनों वीडियोस को मिक्स कर दिया। एक में दिखाया कि प्रयागराज माघ मेले के समय ऐसा था और अब ऐसा हो चुका है। तो वो भी वीडियो एक इमोशनल वीडियो बन गई थी, क्योंकि भाई करोड़ों लोग आते हैं, तो उनके लिए कितनी बहुत बड़ी बात होती ना यार। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई इवेंट की गैदरिंग होती है वो प्रयागराज में होती है, और ये भाई हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग सौभाग्यशाली बोल दो कि भाई यहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं, जहाँ मीलों दूर से कितने लोग आते हैं, वहीं पे भाई हम लोग हर रोज़ घूम टहल रहे हैं। तो फिर उसके बाद मैंने, अब माघ मेला तो भाई वही कंटेंट था मेरे पास ना, मैं सोचा उसी में मैं बहुत खुश था, अरे यार वीडियो खूब वायरल हो रही है। अब माघ मेला हो गया ख़त्म। अब सबसे बड़ा मेरे दिमाग में क्वेश्चन था कि यार अब क्या करेंगे। माघ मेला तो ख़त्म हो गया था, तो अब क्या करेंगे। तो टाइम आया वृंदावन, सब लोग देखा, मैं सब लोग वृंदावन जा रहे थे, होली अलर्ट समय आने वाला था, वृंदावन की प्लानिंग हो गई सबकी, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स थे भाई, मेरे से बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स। अच्छा। अब मेरी उस टाइम वैल्यू थी एक तरह सबके सामने 0 भाई, कहाँ 1,00,000 2 लाख फॉलोअर्स वाले, कहाँ मैं 3-4 हज़ार 5,000, मैं उस टाइम 6-7 हज़ार मेरे हो गए थे, अराउंड 10,000 होने वाले थे। अच्छा भाई, आपको बीच पे इंटरप्ट करने के बीच में कुछ बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सुनना चाहते हैं कि माघ मेला और कुंभ मेले के बारे में और भी चीज़ें जो हम लोगों ने गवर्नमेंट से डायरेक्ट डिस्कस किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे।
श्रीमती कुसुमलता जी जो हमारे एरिया के पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ पे जो सब चीज़ें बताई हैं हम अरे लोगों वाह! को, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके। और आप लोग जो है वो जाके देख सकते हैं। मैं बहुत डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा और आई बटन पे भी लिंक दे दूँगा। आप बिल्कुल। तो उस टाइम एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्च्युनिटी थी। तो मेरे कई दोस्त यार थे। सबने कहा यार सिद्धार्थ अगर वृंदावन गए 1 मिलियन तो पक्का है एक वीडियो पे वायरल होना। और 1 मिलियन अगर एक ट्रेंड नहीं चला 1 मिलियन अगर व्यूज़ जाएगा तो 1 लाख फॉलोअर्स पक्के। तो उस तरह का तो मेरे दिमाग में आया यार कुछ नहीं तो 20,000 तो फॉलोअर हो ही जाएंगे। तो मार्च 3 तारीख को मैं और मेरे 1-2 दोस्त प्लानिंग हुई कि यार शाम को चलते हैं। टिकट्स वगैरह सब कुछ करा लिए, शाम का प्लान था। 2-3 दिन से मम्मी का कॉल आ रहा था घर से। मम्मी बता रही थी कि पापा को कुछ राइट साइड में झुंझुनाहट सा महसूस होता है और उनको प्रॉब्लम है, कुछ हो रही है। तो मैंने कहा मम्मी हो सकता है इतना काम रहता है उसकी वजह से नॉर्मल पेन आ गया हो। तो ये बात तब बढ़ी जब मम्मी ने मुझे एक दिन बताया कि पापा जा रहे थे कहीं और वो गिर गए थे। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार समथिंग सीरियस। तो मैंने और मेरे पापा भी इग्नोर कर रहे थे उस चीज़ को। पापा कह रहे ठीक हो जाएंगे कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी इग्नोर कर रहे थे और मैं ऐसे भाई ज़्यादा चीज़ों को मतलब सोचा नहीं। मुझे लगा यार होगा कुछ नॉर्मल ठीक हो जाएगा। लेकिन बात तब बड़ी जब मम्मी ने बताया कि पापा गिर गए थे, जा रहे थे वो। तो वो मुझे बहुत सीरियस चीज़ लगी। मैंने पापा को बुलाया कि नेक्स्ट डे आप आइए मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। आराम से पापा आए 70 किलोमीटर से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उनको। 70 किलोमीटर है। बहुत लोग कहते भगवान नहीं है, बिलीव नहीं है भगवान में। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज मैं खुद इस चीज़ को देखा कि यार कुछ तो है। 70 किलोमीटर से वो आए, घर पे आए आराम से, खाना वाना खाया, इन्होंने सबसे बात की आराम से, सब कुछ बढ़िया। फिर मैं कहीं गया हुआ था, शूट कर रहा था। मैं आया तो लगभग 1 बज रहा था। तो मैंने पापा से कहा पापा चलिए दिखा देते आपको। फिर शाम में मेरी ट्रेन है तो आप मॉर्निंग में अपना चले जाइएगा गांव और मैं जो है मैं शाम को चला जाऊंगा। 3 तारीख थी और शाम की ट्रेन थी। तो फिर मैं अपनी बाइक से लेके गया पापा को। हॉस्पिटल बगल में ही था तो वहाँ पे गए हम लोग। तो फिर एक प्रेग्नेंट लेडी थी, सीट्स खाली नहीं थी बिल्कुल, पापा भी मेरे बैठे ही थे उस टाइम। तो प्रेग्नेंट लेडी थी तो पापा मेरे उठ गए और उनको प्रेग्नेंट लेडी थी उनको बैठाया कि बैठ जाइए आप। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मतलब कुछ सीखने को मिला वहाँ पे मुझे अपने पापा से। तो कुछ देर ऐसे पापा घूम टहल रहे थे। फिर उन्होंने अचानक से मुझसे बताया कि बेटा एक तरफ का जो मेरा पार्ट है वो सुन्न पड़ रहा है और मैं गिर सकता हूँ कभी भी। अच्छा। हाँ। तो मैंने सोचा क्योंकि मैंने वो देखा नहीं था ना, मैं उससे नॉर्मल होगा मतलब एक तरह से खड़े तो हो जाएंगे। तो मैंने उतना वो नहीं, लेकिन फिर अचानक से पापा गिरने लगे और फिर उसके बाद तो मैंने उनको पकड़ा तुरंत। और फिर उसके बाद मैंने सीट खाली कराई, मैंने बैठाया। उस टाइम मैं हड़बड़ाहट आ गई मेरे अंदर। फिर उसके बाद पापा पापा बोल रहा हूँ, पापा क्या हुआ, पापा क्या हुआ, पापा बोल नहीं रहे थे बिल्कुल भी। कुछ देर बाद मुझे पता चला कि वॉइस आ ही नहीं रही वाकई में और वो पहचान भी नहीं रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने अपने भैया को, जो मेरे भाई हैं डॉक्टर संतोष सिंह हैं, तो उनको मैंने कॉल किया भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इमरजेंसी में उन्होंने तुरंत कॉल किया डॉक्टर को। डॉक्टर ने देखा और उन्होंने बताया कि हाँ समथिंग वेरी क्रिटिकल। तो उस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ। तो मैं कहा कि यार मतलब एकदम रोने लगा अंदर से। मैं ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। परेशान से। हाँ मैंने मतलब क्या गलत किया था कि इतना मुझे ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि एक ऐसा वो सिचुएशन था, शायद कोई भी हो अपने माता पिता को देखेगा, भाई हो गया या बहन हो गई, कोई भी मतलब अपने एक खास को देखेगा इस सिचुएशन में तो वो एकदम अंदर से टूट टाइप जाएगा कि लगेगा उसको कि यार ये क्या हो ये क्या हो गया। तो डॉक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन कराओ, MRI कराओ और फटाक से कहीं भी एडमिट करो। तो मैं MRI के लिए गया। तो उस टाइम अब MRI के लिए जाना था तो मैं तो अकेले हैंडल कर ना पाता। तो मेरा दोस्त है, मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, संदीप। अभी तो आज नहीं आया लेकिन फ्यूचर में कभी ज़रूर पॉडकास्ट में आपके अगर आप बुलाओगे तो ज़रूर आएगा। तो वो उस टाइम पे मैंने उसको कॉल किया, संदीप ऐसी सी बातें हो गई हैं। तो वो दौड़ते हुए आया तुरंत, पैदल ही था वो तब भी, दौड़ते हुए तुरंत आया वो। और फिर उसके बाद उसने मेरे साथ वो एम्बुलेंस में बैठा। और लाइफ में मैं कभी एम्बुलेंस में नहीं बैठा था,
दैट वाज मतलब पहली बार था वो कि मैं एम्बुलेंस में बैठा, मेरी आँख से आंसू निकल नहीं रहे थे, मतलब आ तो रहे थे लेकिन निकल नहीं रहे थे। मैं सोच रहा था, एक तरफ मैं सोच रहा था मैं अपने आप को स्ट्रांग बना कर रखूँ, क्योंकि सिचुएशन एक ऐसी थी कि जहाँ पे अगर मैं कमज़ोर पड़ जाता तो कहीं मैं मतलब शायद ऐसा कुछ हो जाता कि जिससे मैं हैंडल ना कर पाता। तो वहाँ पे मुझे स्ट्रांग होना था, क्योंकि मुझे ये सारी सिचुएशन को हैंडल करना था, क्योंकि उस टाइम मैं अकेले था और मेरा दोस्त संदीप था। फिर हम दोनों गए, बगल में ही एक सिटी स्कैन, वो सॉरी एमआरआई था, एमआरआई कराया। फिर उसके बाद भैया को कॉल किया, फिर भैया ने सजेस्ट किया, हाँ तुरंत गाड़ी भेजा उन्होंने, तुरंत हॉस्पिटल लेके गए, एडमिट किया गया पापा को। अब मुझे तो जाना था 3 तारीख को, मेरी ट्रेन थी, बट एक छोटे से टाइम ऑफ पीरियड में, छोटा सा टाइम सब कुछ बदल दिया। मतलब शाम के 7-8 बजे मेरी ट्रेन थी। एक तरफ मैं बहुत खुश था, दिमाग में क्या चल रहा था कि यार फ्रॉम प्रयागराज में पेज पे वहाँ जाऊँगा, मिलियंस में व्यूज़ आएंगी, एक अलग खुशी थी कि मिलियंस में व्यूज़ आएंगे, 20K प्लस हो जाऊँगा। मतलब होता है ना अपना ड्रीम्स आदमी जो सोचता है, तो वो चीज़ मैंने भी सोच रखी थी, बट अचानक से ये सब हुआ। गए फिर हॉस्पिटल में। अब वो रात ऐसी थी कि नींद नहीं आ रही थी, मम्मी का बार बार कॉल आ रहा था कि हाँ दिखाए पापा को, कैसे हैं, डॉक्टर ने क्या बोला, पापा से बात कराओ। तो पापा से बात तो नहीं करा सकता था उस समय, बिकॉज पापा तो भाई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, पहचान नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मम्मी से किसी तरह झूठ बोल के कि हाँ मम्मी पापा सो गए हैं, वॉशरूम गए हैं, ऐसा बोल के उस दिन उसको स्किप करते गए। फिर शाम में लगभग 9-10 बज गया, 10 बज रहा था, तो मौसी से बात हुई थी, तो मौसी ने शायद मम्मी को बता दिया। तो मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट में आ गई एकदम, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिचुएशन ही था कि वहाँ पे मम्मी को लगा कि यार भाई टूट गई वो अंदर से, एक तरफ आदमी बिखर जाता है ना भाई, कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है तो आदमी क्या होता है भाई, खुश थोड़ा ना होगा, आदमी एकदम टूट जाता है, ऐसा लगता है यार ये कैसे सिचुएशन को हैंडल करे। अब वो वीक हो जाता है अंदर से, मतलब कहते हैं ना कि भाई बहुत स्ट्रांग है अंदर से, वो स्ट्रांग उस समय सब कुछ ही रिलीज़ हो जाता है। उस टाइम अगर कोई आपका अपना कभी इस सिचुएशन पड़ जाएगा ना, तो आप भले दुनिया को ज्ञान दोगे अरे मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अरे ऐसा, लेकिन उस टाइम आप एकदम टूट जाओगे। तो वही हुआ था। फिर उस रात मैं और मेरा दोस्त, मैं दोनों एक छोटी सी स्पेस थी उसमें किसी तरह से लेटे थे। तो मेरा दोस्त था वो उस टाइम 1-2 बजे से मेरे साथ ही था, ना खाना खाया था ना सोया था। तो फिर घर से तब से दीदी आ गई थी, दीदी तो वो खाना वगैरह लेके आई वहाँ पे हॉस्पिटल पे। तो हम दोनों ने खाना खाया, लेटे। फिर उसके बाद रात को नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब मैं बताऊँ कि ऐसा टेंशन सा बन गया था ना दिमाग में, यार पापा बोल क्यों नहीं रहे हैं, पापा को हुआ क्या है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, पहचान तक नहीं रहे थे। मतलब ये ऐसा हुआ था ना, मैं उनसे जब भी बोल रहा था कि पापा पानी दूँ, पापा टॉयलेट लगी है, पापा, तो वो कुछ भी बोल नहीं रहे थे। तो यही चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हिट कर रही थी, परेशान कर रही थी कि पापा बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या हो गया उनको। मैं भी बहुत ज़्यादा उलझन में, उस टाइम दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। मतलब उस टाइम तो ये सब चीज़ें बिल्कुल मतलब बोल रहे थे। दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा कुछ है भी हमारे पास। नेक्स्ट डे फिर सभी लोग, सारे रिलेटिव्स आए। तो उससे रिलेटिव्स आने से पहले मैं बता दूं कि वो मेरा दोस्त संदीप वो आज भी मेरे साथ है, मेरी हर सिचुएशन में साथ है, कुछ भी होता है, कुछ भी कोई भी कंडीशन हो जाए। मतलब वो कहते हैं ना कि भाई अगर फुटपाथ पे भी सोने की नौबत आ गई तो साथ में सोएंगे, तो उस टाइप पे है। और एक ऐसा भी भाई, अगर प्राइवेट जेट में भी जाना हो तो दोनों साथ में भाई जाएंगे। तो उस टाइप का अपना बाउंड बन गया है, बहुत स्ट्रांग। तो फिर नेक्स्ट डे हुआ, तो सारे जो रिलेटिव थे वो लोग आना शुरू हुआ, सब आए। तो 1 बाय 1 सब लोग आए, मौसा लोग आए, सब लोग आए। पापा किसी को देख के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, मम्मी भी मतलब निकल गई थी वहाँ से, तब से बहुत सारे रिलेटिव्स आ गए थे, किसी को देख के बिल्कुल रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा था उनका। फिर उसके बाद मेरे बड़े पापा जो है वो आए। तो जैसे ही वो एंटर किए, पापा की नज़र जैसे उनके ऊपर गई, वो रोना स्टार्ट कर दिए। तो वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें होती हैं खून से ही, मतलब अंदर से ही आदमी जुड़ा रहता है, कनेक्टेड रहता है। वो कनेक्शन ही था कि इतने लोग सोचो आए, इतना अच्छा कनेक्शन नहीं था, नहीं पहचान, लेकिन उनके बड़े भाई आए, उन्हें देख के तुरंत उनके अंदर से एक इमोशन था जो निकला। तो अब भाई वो भी ये चीज़ देख नहीं पाए, तो वो तुरंत बाहर चले गए। फिर उसके बाद और लोग आए,
मेरे नाना आए, नाना को भी पहचान के मतलब थोड़ा बहुत रोना उनका हुआ, फिर उसका नॉर्मल हुए। फिर उसके बाद तब जब मेरी मम्मी आई, मतलब सबको वो देख के रो रहे थे, हर चीज़ था, लेकिन जब मम्मी मेरी एंटर की, जैसे ही एंटर की, मतलब उनका जो साउंड लेवल था रोने का, बहुत तेज़ तेज़ रोने लगे। मम्मी का हाथ पकड़ के रोने लगी, मम्मी पापा मेरे दोनों रोने लगे। और उन दोनों को देख के उस टाइम जो मेरी कंडीशन थी, जो मैं अंदर से टूट गया था एकदम। एक टाइप मतलब एक तरफ मेरे पास दो फेस थे। एक तरफ था कि मेरे मम्मी पापा को मैं ही इस टाइम हैंडल करना है, मुझे ही, मतलब उन्हें मुझे स्ट्रॉन्ग करना है। अगर मैं वीक पड़ गया तो वो लोग डेफिनेटली भी वीक है, वो लोग और वीक हो जाएंगे। मेरे आँख से बता रहा हूँ कि आंसू बहुत मेरे आँख में आ रहा था, लेकिन मैं आँख से आंसू निकलने नहीं दे रहा था। उस टाइम मैं बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, और शायद कहीं ना कहीं ऊपर वाला था जो मेरे साथ था, जो मुझे स्ट्रॉन्ग विल पावर थी मेरे अंदर, जो स्ट्रॉन्ग ऑनेस्टी वो मेंटेन करके रखा था भगवान ने। और फिर मेरे पास देखो, मैं किसी के पास नहीं गया कभी, मैं सिर्फ ऊपर वाले पे बिलीव करता हूँ, आज भी करता हूँ, कल भी करता था, हमेशा करता हूँ। तो मैं सिर्फ भगवान से ही कहा कि गॉड, मैंने आपसे मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में मैंने मांगी, और इन्हीं में ये भी चीज़ थी कि मेरे पापा मम्मी जो है वो हमेशा सलामत रहें, सही से रहें, अच्छे से रहें, जो भी है। तो कहीं ना कहीं मुझे सिर्फ एक ही किसी पे बिलीव था, वो था गॉड, और कोई मेरे पास नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था कोई। फिर डॉक्टर्स ने भी इवेंचुअली बोल दिया कि जो आपके फादर हैं, हो सकता है उनकी आवाज़ आए ही ना। अच्छा, 6-7 महीने लग जाएंगे उनको चलने में। सब हड़बड़ा गए, लेकिन मैं तो ऊपर वाले पे विश्वास करता था ना, मैं कैसे हड़बड़ा सकता था। तो मैं अपने अंदर से मैं जानता था, मैंने सबको बोला, मैं कहा देख लीजिएगा, सिर्फ 14 से 15 दिन लगेंगे। मैं पापा बोलेंगे भी, चलेंगे भी, और यहाँ से घर भी जाएंगे। क्योंकि मुझे ऊपर वाले पे विश्वास था, और मैं कुछ नहीं जानता था, किसी को नहीं जानता था, कोई डॉक्टर नहीं जानता था। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये दुनिया जो है ऊपर वाला चला रहा है। मैं तुम कोई भी यहाँ तब तक रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। तो बिलीव था, और मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। धीरे 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 पहचानने लगे। धीरे धीरे फिर टाइम आया, पापा को फिर थोड़ा सा हम लोग हेल्प करने लगे, तो हेल्प कर करके चलने लगे धीरे धीरे। फिर उसके बाद वो घर पे वापस आया। उस टाइम मैं रील्स वगैरह कुछ भी नहीं डाल पाया। लोकनाथ की होली बहुत ज़्यादा फेमस थी, तो वहाँ की भी मैं कुछ वीडियोस नहीं डाल पाया। तो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जो मुझे वीडियोस दी थी, ये पोस्ट कर लो, तो उस टाइम मैं था हॉस्पिटल में था, तो भी मैंने 1-2 वीडियो पोस्ट इधर उधर कर दी थी। मतलब उस टाइम एक ऐसा फेज़ था 1 महीने का, कि जहाँ पे मैं पूरा इस फील्ड से अपने पेज से हट चुका था। 1 महीने का टाइम बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। मतलब एक तरह से कहे तो लाइक कोई कंटेंट नहीं क्रिएट कर पाया बस जैसे कंटेंट मैं चाहता था। क्योंकि भाई पेरेंट्स की तबीयत ख़राब हो गई, और मेरे हिसाब से देखो, जो माँ बाप का नहीं हुआ यार, वो किसी का नहीं होगा। अगर आप पेरेंट्स के आप नहीं हुए, आप पेरेंट्स की बात नहीं माने, उनकी हेल्प नहीं की, उनके बुरे टाइम में आप नहीं हेल्प किए, क्योंकि वही लोग तो हैं जिनकी वजह से हम लोग हैं ना। तो पेरेंट्स की अगर आप नहीं कर रहे हो, बहुत लोग कहते हैं ना, मैं देखा है बहुत सारे लोगों देखा, वो कहते हैं क्या माँ बाप ने किया क्या मेरे। तो ये कितनी मतलब बहुत बेहुदा बात है कि कैसे बोल देते हैं लोग, माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया। अरे यार, मम्मी जो होती, माँ होती भाई, 9 महीने अपने पेट में पाल के हम लोग को, तब जाके हम लोग इस दुनिया में आते हैं ना। कितना छोटे से ही बहुत सारी चीज़ें करते हैं, इतनी ज़्यादा इंगेज करते हैं हम लोग को, फिर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो जाके हम लोग आज जैसे ये पॉडकास्ट मान लो ये चल रहा है अभी। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पेरेंट्स हमें ना पढ़ाते, तो शायद फ्रॉम प्रयागराज भी ना होता, और ये जिंजी कास्ट जो है वो भी ना होता। भाई वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की ही देन है, तो आज हम लोग के पास भी एजुकेशन आई, और तब जाके हम लोग ये कर पा रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे फिर उस टाइम पे हुआ, मैं वृंदावन तो नहीं जा पाया। तो मैंने ये सोचा चलो श्री कृष्ण जी हैं जो, उन्होंने मुझे इस साल नहीं बुलाया, वो मुझे कुछ सिखाना चाहते थे, मुझे कुछ बताना चाहते थे, तो उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सीख दी। कोई बात नहीं, अगले साल मतलब जाएंगे। फिर उसके बाद चीज़ें वही भाई, दुर्गा पूजा वूजा का टाइम नहीं, फिर शायद कुछ फेस्टिवल्स चलने लगे, तो फिर मैं धीरे धीरे कंटेंट क्रिएट करता गया। रिस्पॉन्स थोड़ा कम आने लगा था, क्योंकि मैंने सोचा वृंदावन जाएंगे भाई, 10,000 से 20,000 चले जाएंगे सीधा। फिर पेरेंट्स तबियत, फिर पापा को ध्यान भी देना रहता था,
और सारी चीज़ें भी करनी थी। तो कहीं न कहीं अंदर से हो रहा था कि यार जिस चीज़ के लिए मैंने मेहनत की है वो शायद नहीं कर पाऊँगा मैं। तो मैं काफ़ी रोया, मैं ये सोचा कि यार शायद किस्मत ख़राबी है क्या एकदम से। फुटबॉल खेला, इतना सब कुछ लगा रहा उसमें, बस जैसे ही एक स्टेप और बचा था वो मुझे मजबूर हो गया मैं छोड़ने को। इसमें भी मैं धीरे-धीरे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, सक्सेसफुल होने वाला था, वैसे लग रहा है ये भी चला ही जाएगा। क्योंकि रिस्पॉन्स जो है कहीं न कहीं 4-5 हज़ार 6 हज़ार व्यूज़ से वो सीधा गिर गया था। 1000 2000 में जा गया। मैं सोचा कभी-कभी होता है कि 1000 2000 वीडियो चलती हैं, कभी-कभी वीडियोज़ मिलियन में चले जाते हैं, हो सकता है ऐसा कुछ हो। तो लेकिन देखा मैंने हफ़्ते 2 हफ़्ते वही रिस्पॉन्स था। वीडियोज़ डाल रहा था मैं रेगुलर, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मैं सारे कंटेंट क्रिएटर्स को, जो कंटेंट क्रिएटर, सारी वीडियो सबकी देखता हूँ और आज भी देखता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि भाई देखो, एक छोटे से इंसान से भी हम सीख सकते हैं, एज एज में बात कर रहा हूँ, एक छोटे से बच्चे से भी हम सीख सकते हैं और एक 90-80 साल के बुढ़े से भी हम लोग सीख सकते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं हुआ है भाई, सब लोग सीख सकते हैं। तो फिर उसके हमने देखा कि यार कुछ यूनिक करता हूँ। तो सब क्या करते थे, कोई प्लेस है तो क्या करते थे कि म्यूज़िक वीडियो लगा दी, उस पर ट्रेंडिंग वीडियो जो चल रही उसको लगा के पोस्ट कर दिया उसका, और या तो उस पर लिख दिया। तो आजकल तुम्हारे पास टाइम है, मतलब कि तुम रील देख रहे हो तो पढ़ोगे रील को, मतलब चीज़ें जो लिखी है उसमें पढ़ोगे, मतलब इतना तो मुझे नहीं लगता कि तुम देखोगे, मतलब रील्स देख लोगे लेकिन इतना टाइम नहीं है कि तुम पढ़ोगे उसको या उसका डिस्क्रिप्शन चेक करोगे। फिर रील देखिए, पसंद आई, फिर उसके बाद स्क्रॉल ना, क्योंकि बिकॉज 10-15-20 सेकंड की रील होती है, उसमें हमने देखा, स्वाइप कर दिया, कौन पढ़ रहा है। मैंने सोचा यार क्यों ना इसमें मैं वॉइस डालूँ, वॉइस ओवर करूँ जगह की। तो मैंने स्टार्ट किया, कोई भी नई जगह पे जाता था कि ये हमारे प्रयागराज से इतनी दूर है, ये ऐसी जगह है, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो वो लोगों को बहुत अच्छा लगने लगा कि यार बता रहा है लड़का ये यहाँ है वहाँ है। तो उस पे जो है, जो पहले मेरे व्यूज़ आ रहे थे उसके दुगने तिगने, दिन पे दिन ग्रोथ आने लगी और मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है और किस तरह करना है। और उसी चीज़ को मैंने देखा, फिर सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो है कॉपी पेस्ट करने लगे कि वॉइस ओवर करने लगे उसमें कि भाई वॉइस बढ़ाओ, ये करो वो करो। तो इस तरह धीरे 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 और अभी तक ये जो है 75K जो है यहाँ तक की जर्नी हमारी हुई। होप कि जब ये पॉडकास्ट का एपिसोड जब रिलीज हो तो ये जो है 80K प्लस हो जाए। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। क्यों नहीं होंगे। और क्या है कि मैं जैसे होते और कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर लेता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटा सा, मतलब अपना कोई भी पेज स्टार्ट करते हो, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप देखते हो कि यार कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिनको करना नहीं होता है। मैं रियलिटी ये बता दूँ कि मान लो मैं हूँ, मुझे करना ही नहीं है, मन ही नहीं है, ऐसा होता है ना, मज़ा लेने के लिए कर रहे हैं। तो वो 10 दिन करेंगे, उसके बाद कहेंगे अरे हटाओ यार, 100 व्यू में क्या होगा मेरा। लेकिन एक बंदा होता है जो उसका ड्रीम होता है कि यार एक दिन मुझे इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर्स बनना है कि बड़े बड़े लोग मेरे पास आएँ, बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ मैं भी घूमूँ, एक लाइफस्टाइल हो, शायद होता है ना बिजनेस लाइफस्टाइल हो कि भाई मर्सिडीज से घूमेंगे, बड़े बड़े आईफोन से, ये वो। तो वो चीज़ है जो ड्रीम करते, बड़े ड्रीम्स। तो वो बंदे क्या करते हैं कि यार सोचते हैं 10 व्यू आ रहा है, कोई बात नहीं, आज 10 आ रहा है, क्या 1 महीने बाद 10 आएंगे, 10 1 महीने बाद 100 आएंगे। मैं एक बंदे की बात करूँगा, कैरी मिनाटी, शायद नाम सुना होगा, हर आदमी जानता है कैरी मिनाटी। तो एक टाइम था, उसने, मैंने उसकी वीडियो देखी, पॉडकास्ट या कुछ ऐसा था उसके, गया था इंटरव्यू में ही, तो मैंने उसकी वीडियो देखी, तो उसमें उसने बताया कि 1 साल तक उसके 10 20 50 100 व्यू आते थे, लेकिन उसने बंद नहीं किया, मेहनत करता गया और आज इंडिया में कितना बड़ा नाम, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कितना बड़ा नाम। तो भाई होप नहीं खोनी चाहिए भाई, एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है। तो भाई होप जो है, आपको होप नहीं खोना चाहिए किसी भी चीज़ में। भाई लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती है। किसी ने कहा है ना कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, किसी भी फील्ड मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे ज़रूर। तो सीखने का मौका मिलता है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, कुछ नहीं हासिल हुआ, सीखेंगे तो कुछ तो पता चलेगा यार कि अच्छा ऐसा होता है, वही चीज़ है। सो काफ़ी सारे हम लोग ने मज़ा किया और काफ़ी आपने जो अपनी स्टोरी सुनाई है, उसके बाद तो मेरे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए कि आपने सारी चीज़ें कवर कर दी है अपनी पूरी स्टोरी में। तो ऐसे ही गेस्ट मुझे पसंद है भाई कि अपनी सब चीज़ें बताएं कि कैसे ऊपर रिलेट कर पाऊँ मैं भी।
तो इसी के साथ हम लोग, मैं चाहता हूँ कि एपिसोड को हम लोग यहाँ पे एंड करें। काफ़ी लंबा एपिसोड हुआ है अब मैं बिल्कुल चाहूँगा कि इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट भी आपके साथ लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। पार्ट 2 बनाए, उसमें और भी चीज़ें आपके बताएंगे और भी राज आपके खोलेंगे और आप भी बताएंगे अपने जो क्रिएटर की इनसाइट्स होते हैं और कैसे आप ग्रो कर रहे हो, सब चीज़ें बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग ने अभी कर चुकी है और अब हम लोग देखते जा रहे हैं भैया को एक अपना जो ऑनर हम लोग सब गेस्ट को देते हैं, तो भैया वो हम लोग आपको देना चाहते हैं। भैया आपके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैं बोलना चाहूँगा सब लोग से, जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी लोग मेरे थ्रू देख रहे हैं और जो लोग पहली बार देख रहे हो, अगर मैं सबसे बोलना चाहूँगा एक ही बात कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। भाई ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम, मेरी क्रिएटर, मैं हूँ या कोई भी क्रिएटर हो, उसकी जर्नी पता चलती है। सब तो ये देखते हैं ना यार कि अरे 1 लाख फॉलोअर हो गए, भैया बहुत तेज़ ग्रो किए आप, तो 1 लाख पहुँच गए, बहुत फेमस हो गए। लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि वो 1 लाख, 1 मिलियन, कुछ भी जो एक सक्सेसफुल आदमी बनता है, तो वहाँ तक की जो जर्नी रही वो कैसी रही। तो कहीं ना कहीं ये होगा, तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि हमारी जर्नी क्या थी, हमारे स्ट्रगल क्या थे, कि हम लोग ने कैसे कैसे सारी चीज़ें, स्ट्रगल जो था हमारा कैसे कैसे किया, कहाँ कहाँ पे हमें फेलियर्स मिले। अब ऐसा थोड़ा ना था कि हमने पहली वीडियो डाली 5 लाख 1 मिलियन चली गई, हम एक दिन वायरल हो गए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वो टाइम लगा, क्या क्या हुआ, तो सिर्फ यार वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे पता चलेंगी हमारे बारे में, या कोई भी बड़े बड़े क्रिएटर्स यहाँ पे आते रहते हैं। और सून ये बता दो कि इतना बड़ा पेज बनेगा, इतना बड़ा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे ज़्यादा इनका रहता है, फोकस है, यूट्यूब पे एक बहुत बड़ा चैनल रहेगा। मेरी उम्मीद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मुझे एक मौका मिला एक ऐसे पॉडकास्ट में जहाँ मैं अपनी स्टोरी शेयर कर पा रहा हूँ। जैसे ये होता है कि मैं या कोई भी अपने दोस्तों से, मम्मी पापा जो चीज़ बताते हैं, आज मैं उन लोगों से बता पा रहा हूँ जो मेरे फॉलो करते हैं, जो मेरी कंटेंट देखते हैं, उनको बता पा रहा हूँ कि क्या रही जर्नी और अभी क्या मेरे एम्स हैं और कहाँ तक मुझे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो इतना बड़ा मौका दिया यहाँ तक आने का। थैंक यू सो मच आप सभी को। प्लीज़ सब्सक्राइब थैंक यू। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट गेस्ट का आप लोग इंतजार करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे ट्यून्ड।